मैं सनी आपको अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद सनी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्यावरण का नेक्स्ट चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी है, थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके पीछे जो हम लोग प्रैक्टिस से देख रहे हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वह है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला ही है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल नामक प्राणी वैज्ञानिक ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। उनके अनुसार, अर्नेस्ट हेकल के अनुसार पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा दी गई है? वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी का प्रयोग किया कितने ईस्वी में? 1866 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड, आगे फिर इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हेकेल ने। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई। अर्नेस्ट हेकेल को पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने। कितने ईस्वी में? 1866 ईस्वी में। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई अर्नेस्ट हेकल को। और पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीनेस ने। यह बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकेल ने। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीनेस ने 1973 ईस्वी में। एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है फ्रेंड्स। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जो वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के साथ मध्य अंतःक्रिया होता है, उसी को, उससे विकसित जो तंत्र है उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पर्यावरण का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो जैविक एवं अजैविक घटकों का जो योग है उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। लेकिन यहाँ जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया हो रहा है फ्रेंड, यानी कुछ न कुछ काम हो रहा है। जैसे सजीव और निर्जीव के मध्य एक अंतःक्रिया स्थापित हो रही है। जैसे हम लोग सजीव हैं, मनुष्य है, साइकिल चला रहा है, उसके द्वारा निर्जीव और सजीव में साइकिल क्या हो गया? निर्जीव हो गया। वह मनुष्य क्या हो गया? सजीव। इनके बीच जो अंतःक्रिया हो रही है, उत्पन्न जो अंतःक्रिया से उत्पन्न जो पारितंत्र है उसे क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जैसे मनुष्य है और हम मोबाइल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो यह क्या है? हम सजीव और निर्जीव के बीच जो अंतःक्रिया हो रही है इसी को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। हमें लग रहा है आपको अभी तक समझ में नहीं आया फ्रेंड। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, आप हो गए सजीव और यह किताब हो गया निर्जीव, यानी उन आप दोनों के बीच कोई न कोई अंतःक्रिया हो रही है। इसे क्या कहेंगे फ्रेंड? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। उम्मीद है अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने 1935 ईस्वी में किया गया था। और श्वसन की क्रिया अपचायक होती है। यहाँ से अब फ्रेंड ध्यान देने वाली यह बात है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकेल ने 1866 में किया था। और सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग अर्नीनेस ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग A.G. टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। आइए फ्रेंड, पारिस्थितिकी तंत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय
एवं जलीय। स्थलीय पारितंत्र में क्या आ जाएगा फ्रेंड, जो स्थल में भाग पे है वन, घास, घास स्थल, मरुस्थल और टुंड्रा। और जलीय में आ जाएगा तालाब, झरना, समुद्र, महासागर, झील, नदी, ये सब जलीय पारितंत्र में आ जाएंगे फ्रेंड्स। मानव निर्मित पारितंत्र यानी जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, जैसे कृषि खेत है, जैसे धान का खेत बहुत पूछता है, धान के खेत से निरंतर मीथेन गैस निकलती रहती है फ्रेंड्स, यह आप लोग याद रखिएगा। जल जीवशाला, जल जीवशाला आप लोग देखे होंगे बहुत से घर में एक्वेरियम रहता है जिसमें मछली उछली रहती है, उसे जल या जीवशाला कहते हैं, एक्वेरियम। वह एक तरह का जो है मानव निर्मित पारितंत्र होता है, उसमें मछलियाँ अपना 2-4 सिल्वर कलर की, गोल्ड कलर की छोड़ देते हैं, ब्लैक कलर के भी उसमें चलता रहे। और अंतरिक्ष यान, यह भी कैसा है, प्राकृतिक मानव निर्मित पारितंत्र है। और सबसे ज़्यादा अस्थायी पारितंत्र की बात करें फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अस्थायी पारितंत्र क्या है, सबसे ज़्यादा अस्थायी पारितंत्र महासागर है। अगर ऑप्शन में महासागर नहीं होता है तो समुद्र होगा। तो जैविक घटक के बारे में जान लेते हैं। जैविक घटक, जैविक घटक में क्या आते हैं फ्रेंड्स, सभी के सभी सजीव, पेड़ पौधे, जंतु और अपघटनकर्ता आते हैं। तो पेड़ पौधों को क्या कहेंगे फ्रेंड, पेड़ पौधों को उत्पादक कहेंगे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे स्वपोषी कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी यह उत्पाद कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं प्रोडक्शन, खाना का, जो भोज्य पदार्थों का। और उपभोक्ता किसे कहेंगे फ्रेंड, जो उपभोग कर रहा है। यानी उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद फ्रेंड जो अपघटनकर्ता होते हैं, अपघटनकर्ता जो उत्पादक और उपभोक्ता की जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटनकर्ता क्या करते हैं, इनकी सफाई करते हैं, यानी इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनके शरीर को तमाम विघटित कर देते हैं सरल सूक्ष्म पदार्थों में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जो अन्य गैसें होती हैं, जो विटामिन होते हैं, वह क्या होती हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग उत्पादक देखते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, अभी हम आप लोगों को समझाएं। उत्पादक किसे कहते हैं, इनके अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को परहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। यह ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधों में एकत्रित होता रहता है और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आता है। यह फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रिएक्शन दिखाया गया है, आप लोग याद रखेंगे। 6CO2 + 12H2O, ऊपर क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में साथ साथ प्रकाश भी रहना चाहिए। पेड़ पौधे क्या बनाएंगे, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाएंगे, 6O2 यानी ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और 12H2O यानी 12 अणु पानी के निकालेंगे। आप इस बात को रखिएगा प्रभु दोस्त कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसके साथ क्या निकलता है, पानी निकलता है। पानी की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में है, जैसे भी पौधों में यह संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी कारण जो हरे पौधों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। एक बात फिर से फ्रेंड, जो प्राथमिक उत्पादक हैं या उत्पादक हैं, सभी हरे पेड़ पौधों को जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादक कहेंगे। आइए उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। उपभोक्ता 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उसे कहेंगे जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों को अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सीधे सीधे याद कर लेंगे, शाकाहारी होते हैं। इसमें क्या आते हैं, गाय, बकरी,
खरगोश, हिरन, टिड्डा, भैंस, चूहा, यानी जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, भेड़, उन्हें किस में रखा गया है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। यह किसे खाते हैं फ्रेंड? प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को किस में रखा गया है? द्वितीय श्रेणी में इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं फ्रेंड। यह प्राथमिक श्रेणी के जितने भी उपभोक्ता हैं उन्हें खाकर अपना जीवन यानी अपना पेट भरते हैं, अपना जीवन निर्वहन करते हैं। यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? गाय, बकरी, भैंस, यह सब के सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। और जो इन्हें खाएंगे, जो इनसे भोजन अपना प्राप्त करेंगे खाकर, उन्हें क्या कहेंगे? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहेंगे फ्रेंड? जो सांप है, चिड़िया है, यानी जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उन्हें खाकर जो प्राप्त करेंगे अपना भोजन, उन्हें क्या कहेंगे? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहेंगे। और अपघटनकर्ता किसे कहते हैं? ये वे जीवी घटक होते हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को अपघटन करते हैं, यानी उनके शरीर को सरल सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ देते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नोट पॉइंट में है फ्रेंड, अपघटनकर्ता को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। जो अपघटन करता है इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अभी फ्रेंड्स देखिए, जैसे यहाँ आप लोगों को प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक हैं, उत्पादक को क्या मान लेंगे? एक पेड़ पौधों को मान लिए, पेड़ पौधे उत्पादक होंगे। पेड़ पौधों को कौन खा लिया? टिड्डा खा लिया। टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा को मान लीजिए, जो कोई और मान लीजिए टिड्डा को मेढक खा लेता है तो यह द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और मेढक को सर्प खा लेता है तो यह कौन सा हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। ऐसे चलता है कि जो खाद्य श्रृंखला है ऐसे बनती है और बहुत से खाद्य श्रृंखला को मिलाकर खाद्य जाल बनता है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा खाद्य श्रृंखला। आइए खाद्य श्रृंखला के बारे में देखते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज एवं भक्षक के रूप में संबंधित है। इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जो जीवधारी होते हैं फ्रेंड वह भोजन एवं भक्षक के रूप में उपस्थित है। अर्थात एक लोग भोजन बन जाएंगे और दूसरा उसका क्या करेगा? भक्षक करेगा, यानी उन्हें खाकर अपना पेट भरेगा। उत्पादक, जैसे उत्पादक को कौन? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता खा लिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता खा लिए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को यानी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता खा लिए। यानी उत्पादक को मान लीजिए हरे पेड़ पौधे हैं, उत्पादक इसे कहेंगे। इन्हें कीड़े मकोड़े खा लिए, इन कीड़े मकोड़ों को क्या करेंगे? मेढक खा लिए, और मेढक को क्या करेगा? सांप खा लेगा, और सांप को क्या खा लेगा? मोर खा लेगा। तो हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे, और कीड़े मकोड़े प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे, सांप तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे, और मोर क्या हो जाएगा? उच्च मांसाहारी यानी मांसाहारी हो जाएगा। शैवाल की बात करें, शैवाल क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। जली पिस्सू खाएगा इसे, जली पिस्सू को छोटी मछली खा जाएगी और छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाएगी। आप लोगों को उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं खाद्य जाल किसे कहते हैं, यानी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहा जाता है। यानी अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। आप लोगों को हम जानते हैं, समझ में नहीं आया होगा तो आइए फिर से एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह फ्रेंड्स हैं हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खाया? कीड़े मकोड़े खाए। कीड़े मकोड़ों को कौन खाया? मेढक के पास सांप खा लिया, सांप को मिल गया मोर क्या किया? सांप को भी खा लिया। फिर हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा फ्रेंड्स? हरे पेड़ पौधों को यह फिर मान लीजिए खरगोश खा लिया। खरगोश को कौन खा लिया? खरगोश को भेड़िया खा लिया। भेड़िया को कौन खा लिया? शेर ने खा लिया।
फिर एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, हरे पेड़ पौधों को कौन खा लिया? हरे पेड़ पौधों को मान लीजिए हिरन खा लिया। हिरन को कौन खा लिया? शेर खा लिया। शेर खा लिया। इस तरह की जो अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल में भी फ्रेंड्स जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी होता है, लेकिन बहुत से पथों यानी बहुत से रास्तों से होकर बहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो स्थलीय पारितंत्र में सबसे बड़ा पारितंत्र वन पारिस्थितिकी तंत्र है। स्थलीय पारितंत्र में सबसे बड़ा पारितंत्र वन पारिस्थितिकी तंत्र है। जो लिंडेमान का 10% का नियम है, आइए इसे पढ़ते हैं। फिर जो पारितंत्र में एक जीव 10% ऊर्जा ही संचित कर पाता है। केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में होता है। यानी लिंडेमान महोत्सव ने कह दिया, लिंडेमान नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बताया कि जो पारितंत्र में है उनका सिर्फ 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ही होता है। जब जीव स्तर बढ़ता जाता है तो उस ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है फ्रेंड? घटती जाती है। आइए हम समझते हैं इसे। जैसे उत्पादक हैं, शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, सर्वाहारी या उच्च मांसाहारी हो गए। पेड़ पौधे, मान लीजिए हम पेड़ पौधे हैं। फिर बकरी हो गई, बकरी को मनुष्य खा लेता है, या बकरी को भेड़िया खा लेता है, भेड़िया को क्या करता है? शेर खा लेता है। या पेड़ पौधे हैं, हिरन है, हिरन को क्या कर लिया? अपना भेड़िया खा लिया, भेड़िया के बाद उसे क्या करता है? शेर खा लेता है। बस आप सुनते रहिए फ्रेंड्स, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं बाद में प्रैक्टिस सेट रखा हूँ जो ऑनलाइन के फॉर्म में, वह सभी आपको क्लियर होते जाएंगे। मान लीजिए पेड़ पौधों को 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इन्हें 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल गई। तो एक बकरी को, मतलब बकरी इसे खाती है तो कितना ऊर्जा मिलेगी? तो इसका सिर्फ 10वां भाग मिलेगा, यानी 10% ही मिलेगा। 1000 का 10% निकालेंगे फ्रेंड्स, 1000 गुणे 10/100। जैसे 10% निकालेंगे तो 100 कैलोरी बकरी को मिलेगा। फिर बकरी को मनुष्य खा लिया, फिर इसका 10% मिलेगा, यानी 100 गुणे 10/100 यानी 10 कैलोरी इसे मिलेगा। मान लीजिए मनुष्य को शेर खा जाता है, फिर उसे 10वां भाग मिलेगा, यानी 10% उसे मिलेगा, 1 कैलोरी मिलेगा। इसे लिंडेमान महोत्सव ने इसी को बताया कि 10% एक स्तर से, यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है सिर्फ 10% का ही होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड्स का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा। यानी हम कह सकते हैं जो पारिस्थितिकी पिरामिड्स बनाए वह चार्ल्स एल्टन थे। कितने ईस्वी में? 1927 ईस्वी में। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यह भी याद रखेंगे, जो पारिस्थितिकी पिरामिड्स हैं मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। अभी समझेंगे क्या क्या होता है, या पहले याद कर लीजिए आप लोग। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। आइए पहला देखते हैं फ्रेंड्स, जीव संख्या का पिरामिड। उदाहरण, यानी जीवों की संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जीव संख्या का पिरामिड कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो पिरामिड होता है वह सीधे त्रिभुज के आकार का बनता है, यानी घास स्थलीय पारितंत्र या फसल भूमि पारितंत्र सीधा, इसका पिरामिड सीधा बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो भारत में या विश्व में जो घास हैं वह सबसे ज़्यादा है। जो घास है, यानी प्राथमिक उत्पादक को, जो उत्पादक होते हैं, घासों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे हम क्या रखें? नीचे रखेंगे, यानी चौड़े भाग पे रखेंगे। जैसे हिरन, खरगोश, इनकी संख्या घास से की तुलना में कम होगी तो इन्हें क्या करेंगे? पर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को फिर रखेंगे। हिरन, खरगोश, टिड्डा, इन सब की संख्या घास की अपेक्षा बहुत कम होगी तो इन्हें यहाँ पे रखेंगे दूसरे पार्ट में। या फिर इसके बाद मान लीजिए इन सबको क्या कहते हैं? भेड़िया कहते हैं। ठीक इसके ऊपर फिर एकदम अंत में शेर रहेगा। यानी जो यह जीव संख्या का पिरामिड रहता है वह क्या बनता है? घास, स्थलीय और फसल के लिए सीधा बनेगा।
कैसे रखेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, इसे कैसे इसे रखा जाता है। मान लीजिए इसे त्रिभुज के आकार का आपने बना लिया, यानी घास का जो घास है प्रथम पहले रखेंगे तो उत्पादक को ही, यानी उत्पादक की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो उसे चौड़े वाले भाग पे रखेंगे, जैसे उत्पादक की संख्या अगर कम होती है उसे इस ऊपर वाले भाग में रखेंगे, जहाँ शेर है वहाँ पे रख देंगे। अभी समझाएंगे आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर, लेकिन यहाँ पे पहले वाले में देखिए घास स्थलीय पारितंत्र और फसल भूमि पारितंत्र, यानी घास की जनसंख्या ज़्यादा है चौड़े वाले भाग पे रखें घास को, फिर उससे थोड़ा सा कम हिरण की जनसंख्या है फिर उस रखें हिरण को, फिर भेड़ियों की जनसंख्या थोड़ी सी कम है, फिर शेर की जनसंख्या एकदम कम है तो एकदम ऊपर। इस प्रकार घास स्थलीय पारितंत्र, फसल भूमि पारितंत्र, सीधा पिरामिड बनता है। अब एक पेड़ की बात कर लेते हैं। फिर एक पेड़ के पारितंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है। कैसे उल्टा बनता है? क्योंकि मुझे तो रखना है पहले उत्पादक को ही, उत्पादक को रखेंगे। पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, हरे पौधे हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी पेड़ को रखें। पेड़ अकेला है, ठीक है, पेड़ अकेला है तो क्या इनकी जनसंख्या कम है? एक पेड़ की बात हो रही है, एक पेड़ की, तो पेड़ अकेला है तो पेड़ को नुकीले वाले भाग पे रख दिए, यानी उलट दिए, इसको उल्टा कर दिए। फिर पक्षियों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, जो इन पे पक्षी बैठेंगे 2, 4, 10, 20। फिर इसमें जो कीड़े हैं फ्रेंड, इनके साथ जो संपर्क में जो कीड़े मकोड़े हैं इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी जड़ों में इनके देखते हैं पेड़ पत्तियों पर क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं फ्रेंड। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक पेड़ के पारितंत्र का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी जब भी हम रखेंगे फ्रेंड्स, पहले प्राथमिक उत्पादक को रखेंगे, फिर उपभोक्ता को रखेंगे, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर आखिरी में अपघटनकर्ता को रखते हैं, यानी अपघटनकर्ता से कुछ लेना देना नहीं हो तो आखिरी में ही रहेंगे। मेन दिक्कत है प्राथमिक उत्पादक की, यानी प्राथमिक उत्पादक की अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उनका नीचे रखेंगे चौड़े वाले भाग पर, और जैसे कम होगा तो वो जो पारिस्थितिकी पिरामिड बनेगा उसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, जीव भार का पिरामिड। यानी जीव भार का पिरामिड कैसे? वजन से संबंधित, यानी जीव भार, भार से क्या होता है? वजन, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलोग्राम वजन, ठीक है। फिर तो वन पारितंत्र, जो वन पारितंत्र का पिरामिड बनेगा सीधा बनेगा, घास पारितंत्र का उल्टा बनेगा, और तालाब पारितंत्र का घास पारितंत्र का सीधा बनेगा और तालाब पारितंत्र का उल्टा बनेगा। जो वन पारितंत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो वन में इतने पेड़ पौधे हैं, जैसे ही पेड़ पौधों को हम नीचे वाले भाग पर रखें, यानी इनका वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का जो वजन है वह कम होगा। फिर इसके बाद जो भी जीव जंतु आएंगे कैटेगराइज करेंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर कम होता चला जाएगा। यानी वन पारितंत्र सीधा बनेगा, घास पारितंत्र भी सीधा बनेगा। तालाब पारितंत्र क्या होगा फ्रेंड्स? उल्टा बन जाएगा, क्योंकि तालाब पारितंत्र में ऊपर देखते हैं जो आपके जलकुंभी उम्भी या जो भी शैवाल वाल हैं उनकी जनसंख्या क्या होती है? कम होती है, लेकिन जो उसमें उपस्थित मछलियाँ हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। यानी प्राथमिक उत्पादक की जो जनसंख्या कम होगी, इसलिए यह क्या हो गया? उल्टा बन गया, तालाब पारितंत्र। यानी संचित ऊर्जा का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड फ्रेंड्स सदैव सीधा बनेगा। वह घास पारितंत्र का हो यानी किसी भी पारितंत्र का हो, वह संचित ऊर्जा का जो पिरामिड है वह हमेशा सीधा और सीधा बनेगा। आपके यूपी टेट में जैव भू रासायनिक चक्र से या पोषक स्तर से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। तो आइए हम इसे देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रासायनिक चक्र अथवा पोषक तत्वों का चक्रण कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में फ्रेंड पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रासायनिक चक्र अथवा पोषक तत्वों का चक्र कहते हैं। जल चक्र की बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पृथ्वी में जल कहाँ कहाँ उपस्थित है? सबसे ज़्यादा महासागरों में उपस्थित हैं, ठीक है। फिर नदी, झील, तालाब, छोटे झरने, इन सभी में क्या है? अपना जल उपस्थित है।
जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इन पे तो यह क्या करते हैं, वाष्प बनकर धीरे 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 ऊपर उठते जाते हैं और ऊपर उठते उठते क्या बना लेते हैं, बादल बना लेते हैं। फिर यही बादल क्या करता है, फिर वर्षा होती है पृथ्वी पर। फिर फ्रेंड्स यही वर्षा होकर फिर जल क्या होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। यही चक्र बार बार चलता रहता है, इसे कहते हैं जल चक्र। ठीक है, आइए हम लोग कार्बन चक्र देख लेते हैं। जो कार्बन चक्र है तो मानव द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है या वाहनों के द्वारा या किसी भी प्रकार का से जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तो इसे ग्रहण कौन करता है फ्रेंड, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। और इससे अपना पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है फ्रेंड, मनुष्य ग्रहण करता है। फिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। यानी यही कार्बन चक्र बार बार घूमता रहता है, इसे कार्बन चक्र कहते हैं। फिर मनुष्य या की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन फिर से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। नाइट्रोजन चक्र, इसी प्रकार नाइट्रोजन चक्र भी चलता रहता है पृथ्वी पर। देखिए नाइट्रोजन चक्र आप लोग अपने से सोचिएगा, समझिएगा कि नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है। क्योंकि नाइट्रोजन चक्र पृथ्वी में जो है नाइट्रोजन की 78% 78% मात्रा है। और नाइट्रोजन चक्र हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप भी सोचिए कि नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है। पृथ्वी पे कुल प्रकाश प्राप्त का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश की मात्रा जो प्रयुक्त होती है 2 से 3% ही होती है। और प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है, उपचयी। यानी प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है, उपचयी प्रकार की। मेरा फ्रेंड्स यह कुछ हम क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, इसे देखिएगा आप लोग। अब घटक किस पोषण स्तर के जीव हैं, अब घटक किस पोषण स्तर के जीव हैं फ्रेंड्स, इसमें पोषण स्तर 1, 2, 3, 4 यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अपघटन करता क्या आते हैं, एकदम बाद में आते हैं। यानी पोषण स्तर पहले तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आएंगे, यानी पहले उत्पादक रहेंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, फिर चतुर्थ में आएंगे पोषण स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्र नहीं होता फ्रेंड, जो पारिस्थितिक तंत्र में है उसमें कार्बनिक पदार्थों यानी कार्बन का तो चक्र होता है, जल का भी होता है। अब इसमें आपको बताना है अकार्बनिक पदार्थों का या ऊर्जा का। आप लोग अपने मन में सोच लीजिए किसका चक्र नहीं होता। ये 99% लोगों का यह क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन फ्रेंड ऊर्जा का जो है चक्र नहीं होता है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन चक्र है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फ्रेंड यह भी बहुत लोगों का गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन चक्र। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, सबसे कम जैव विविधता किसमें देखी जाती है फ्रेंड्स बताइए, चरम समुदाय में, क्रमिक समुदाय में, नवीन समुदाय में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम जैव विविधता फ्रेंड्स जो नया रहेगा उसी में देखा जाएगा, यानी नवीन समुदाय में। फ्रेंड्स इसके बाद हम तुरंत जो वन लाइनर फॉर्मेट में इन सबसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से मेनली जो पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस सभी प्रश्नों को देख लेंगे, जिससे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है इन सभी से मेरा डाउट्स क्लियर हो।